सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे एक फ्रेंड है और उनको विद्यालय ओपन करना है। विद्यालय बोले तो स्कूल। तो स्कूल में कितने लोगों की स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग वगैरह तो होगी खैर। तो इफ आई आस्क द हाईएस्ट अथॉरिटी आफ्टर द मैनेजिंग कमेटी इज द प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल चाहिए एक स्कूल में? हाँ धन्यवाद, एक प्रिंसिपल, वेरी गुड। उसके बाद हमें टीचर्स चाहिए, और टीचर्स की स्कूल में मल्टीपल कैटेगरी होती है। जो सबसे जूनियर लेवल पे नर्सरी केजी प्रेप के बच्चों को पढ़ाते हैं, सबसे जीनियस लोग, उनका बीपी कभी हाई नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इनको बोला जाता है नर्सरी टीचर, और इनके कोर्स को एनटीटी बोलते हैं। देन वी हैव पीआरटी, दैट इज प्राइमरी टीचर्स। ओके, वो जो क्लास 1 to 5 पढ़ाते हैं। एंड देयर आफ्टर वी हैव टिकिया गुजिया टमाटर, द टीजीटी, दोज हु टीच फ्रॉम 7th 8th 9th 10th, या 8th 9th 10th आप बोल सकते हैं। एंड देयर आफ्टर वी हैव पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल में या इस स्कूल में कितने क्लासेस, कितने सेक्शंस, कितनी रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली टीचर्स आर रिक्वायर्ड। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो हमने कैलकुलेट किया कि भाई एनटीटी हमारे, मान लीजिए नर्सरी केजी प्रेप के दो दो सेक्शन है, और टोटल 3 क्लासेस हैं, तो 6 सेक्शन ही हो गए। हर क्लास में कम से कम 2 टीचर तो चाहिए ही चाहिए। तो कितने हो गए भाई? 12। बट कुछ पीरियड में कुछ टीचर खाली रहेंगे, तो 12 की बजाय अगर 9 रख लें तो काम चल जाएगा। फिर हमने देखा कि अगर पीआरटीज की बात की जाए तो 15 में काम चल जाएगा। टीजीटीज अगर 20 होंगे तो काम चल जाएगा। और पीजीटी की संख्या मान लीजिए हमने रख दी लेटेस्ट से 1010। तो टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट टीचिंग स्टाफ में कितनी चाहिए भाई? एक प्रिंसिपल, 9 एनटीटी, 10 हो गए, 10 और 15 25, 25 और 20 45, 45 एंड 10 इज 55। तो ये चाहिए। ऑफिस में क्या सारे के सारे रोबोट्स रख दिए जाएंगे? आंसर भाई, ऑफिस में क्या रोबोट्स रख दिए जाएंगे? नो। तो ऑफिस में भी लोग चाहिए। लेटस से कि अगर हम 6 लोग ऑफिस में रख दें तो ये भी काम हो जाएगा। और उसके बाद क्लास 4 एम्प्लॉयज, झाड़ू पोछा एंड ऑल दैट, मान लीजिए इनके लिए हमने 10 लोग रख दिए। तो इन टोटल 55 एंड 6 इज 61 एंड 10 71। खोपड़े में बात गई। क्या हो मालविया जी, पान वाले की दुकान पे पैदा हुए थे क्या? कुछ आपने वो सड़क पे भौवा वाला जानवर देखा होगा। हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, संस्कृत में कुकुर बोलते हैं। उसकी पूंछ जो होती है वो टेढ़ी रहती है, और जब नली के अंदर आप डाल देंगे तो सीधी हो जाएगी। फिर नली से बाहर निकलेगी, फिर टेढ़ी हो जाएगी। तुम्हारे जो मित्र मालविया हैं वो ऐसे ही हैं। इज दैट क्लियर? चलिए। तो टोटल कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है भाई? 71 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और ये सोच रहे थे कि मैं इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। मेरा क्लास में अपने से छोड़ के सब चीज पे ध्यान रहता है। इज दैट क्लियर? मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट ऑफ द क्लास। तो 71 टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट्स है। अब इसके लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया जाएगा कि भाई इतने लोगों की जरूरत है, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन अप्लाई। समझ में आ गई सबको बात? समझ में आ गई सबको बात भाई? तो अब यहां पे अगर हमने 10 पीजीटीज रख लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो क्या यहाँ पे एमकॉम पढ़ के जो आया है उसे कहेंगे तुम फिजिक्स पढ़ाओ? एमएससी फिजिक्स वाले को बोलेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ा दो? यार एमएससी फिजिक्स वाला सब पढ़ा सकता है। व्हाट इट क्लियर? तो भाई यहाँ पे आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट तो देख ली कहां पे कितनी चाहिए। देयर आफ्टर वी नीड टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। आई मत जोड़ दीजिएगा, रेस्ट इन पीस हो जाएगा नहीं तो। तो इसी पूरे प्रोसीजर को बच्चों हम एक नाम से जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। और कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टाफिंग में एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। कितने इंप्लॉयज चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, कोई नया लेटर से मशीन आ गया, कोई नया सिस्टम आ गया ऑफिस में, उनको कैसे उस पर इक्विप या अक्वाइंट करें, और कहां से लोग लेके आए, कैसे उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ जाता है। विच पर्सन इज सपोज टू डू व्हाट। लाइक इफ वी आर टीचर्स इन स्कूल्स, तो वहां पे भी हमको बताया जाता है कि भाई आपको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाना है, ऐसे करेक्शन करना है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसको बोलते हैं जॉब डिजाइन। क्या बोलते हैं? जॉब डिजाइन। फिर उसके अंदर हर पर्टिकुलर काम को कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, तो दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिजाइन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, दिस एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। याद रखेंगे इस बात को? चलिए। अब बच्चे कहेंगे सर हम ये कब पढ़ेंगे? ये ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाया जाएगा। एचआर का एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? चलिए लेट्स गेट डाउन टू दिस चिल्ड्रन। तो सब लोग अपने नोट्स ओपन कर ले।
तो स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। अगर आपके एम्प्लॉइज आए दिन नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं तो प्रॉब्लम आप हैं या एम्प्लॉई है? ना आप है ना एम्प्लॉई है, आपका सिस्टम बड़ा गड़बड़ है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो यहां पे किस प्रिंसिपल की हम बात करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कब घायल हो जाता है? जब आप स्टाफ को हमेशा डराएं, तनख्वाह काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो स्टाफ का मन उसी में व्यथित रहेगा, चिंतित रहेगा, और वो ठीक से बेचारा काम नहीं कर पाएगा। तो दिस इज टू बी एंश्योर्ड कि भाई लास्ट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जिस कंपनी में जितना बढ़िया है, वहां पे हमारा जो स्टाफिंग का प्रोसेस है विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेलेंट। कुशल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ सकते हैं। कुशल जी कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, वो बहन कमरे में आई थी, मना कर रहे थे उसे। मना करें नहीं, आप उनको मेरा लेक्चर अटेंड करवा दीजिए, ऐसी क्या बात है। चलिए, कुछ लोग तो थिएटर वेटर खोल के बैठ गए हैं। प्लीज, हमको तो सर से आदि पूरा हमने थिएटर लगा लिया है, यहाँ बैठ के आराम से वीडियो देखो। तो स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन फिलिंग एंड कीपिंग द पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस इज अचीव बाय आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट। ये प्रोसेस है बच्चों, कितने लोग आपको कहां पे चाहिए। सेकंड, अब कुछ बच्चे अगेन स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट का काम सिर्फ इतना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने से लेकर ऑफर लेटर जॉब का पकड़ाना। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में लिखा होता है ना, वॉक इन इंटरव्यू, गॉट इट क्लियर। फिर वांटेड लिखा होता है एक जगह, वांटेड तो थाने में भी लिखा होता है, तो वहां पे भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, नहीं वो वांटेड दूसरा होता है। तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग की मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है। न्यूज़पेपर में पहला एडवर्टाइजमेंट जब जॉब का जाता है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। खत्म कब होता है? एज सुन एज हम हैंड ओवर कर देते हैं ऑफर लेटर। इज दैट क्लियर? तो रिक्रूटमेंट के अंदर ही सिलेक्शन है, देन इट इज प्लेसमेंट, उसके बाद बढ़िया काम करेगा तो उसको प्रमोट करेंगे, अप्रेजल करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। जब बात आती है चिल्ड्रन, तो वी टॉक अबाउट व्हाट? ट्रेनिंग। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो काफी बार बच्चे सोचते हैं सर अभी आप कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के अंदर ही सिलेक्शन आता है। यस, ये पूरा प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ही माना जाता है, विच इन्वॉल्व सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन जो है। अगेन ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं है, बट प्रमोशन का सिंपल सा मीनिंग है, आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, यू डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल, तो आपका अपग्रेड कर दिया गया स्टेटस, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन। ठीक से काम नहीं करते तो प्रमोशन को नीचे भी कर देते हैं, व्हाट दैट इज नोन एज डिटेरियोरेशन, डेप्रिसिएशन। हाँ, डिमोशन। एक बार मैं बोर्ड की कॉपी देख रहा था, डेप्रिसिएशन लिख दिया बच्चे ने। इफ द एम्प्लॉय इज नॉट डूइंग गुड, ही विल बी डेप्रिशिएटेड टू द जूनियर पोस्ट। मैंने कहा लगता है अकाउंटेंसी पेपर ठीक हुआ नहीं था 11वीं में उसका। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? सो नए ऑर्गेनाइजेशन में तो स्टाफिंग पहली बार होगा, बट देयर आफ्टर इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हाय, कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे होगा भाई? हाय तौबा मची हुई है, एम्प्लॉय तो एक बार आ गया, अब क्यों आएगा फिर से? क्या अमृत पी के आया है? एवेंजर्स है, कैप्टन अमेरिका है, जिंदगी भर जिंदा रहेगा? जिंदा रह भी जाए, बट देर आर सर्टन लॉज, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स। लाइक स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स हैं तो वो 62 ईयर्स तक चलता है, पहले 60 था। प्राइवेट में तो चाहते हैं कल ही चला जाए, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में इट इज 65, स्पेशली जुडिशरी वगैरह में। तो यहां तक आप जॉब करते हैं और इसके बाद कहते हैं बस नमस्कार, आपकी सेवाएं इतने दिन लेनी थी, सर हम काम करने लायक हमें क्यों हटाया जा रहा है? भाई अगर आप ही को जिंदगी भर लाते रहेंगे तो नए टैलेंट को हम कभी इम्बाइब कर ही नहीं पाएंगे। तो रिटायरमेंट डेट की वजह से स्टाफिंग बिकम्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हैज देयर बी नो रूल फॉर रिटायरमेंट? जब तक जिंदा हो तब तक काम करते रहोगे, क्या तब स्टाफिंग बहुत कंटिन्यूअस होगा? एब्सोल्युटली नॉट। और जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय रिटायर ही करे। भाई लेडीज हैं, शादी हो गई मान लीजिए हमारे इडियोटिक इंडियन कल्चर में, तो बहू ही अपनी नौकरी छोड़ के जाएगी, लड़का चाहे दलिद्दर हो, किसी काम का ना हो, किसी लायक का ना हो, ना टीचर की बात सुना क्लास में, ना माता पिता के घर में सुन रहा है, नौकरी हमेशा लड़की को ही छोड़नी पड़ती है। इस सिस्टम को चेंज करूंगा मैं अगले जन्म में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देन अगेन अब उसकी जगह कोई दूसरा जॉब लेगा, तो इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, तो प्लानिंग में और स्टाफिंग में बातें समझ में आ गई, व्हाट इज कॉमन? यहां पे हम सिर्फ मैन पावर की प्लानिंग करते हैं, बट प्लानिंग में हम सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं। तो ब्रॉडर कौन सा हुआ प्लानिंग और स्टाफिंग में? प्लानिंग ज्यादा बड़ा है। सो देर आफ्टर कंटिन्यू करते हैं, द स्टाफिंग फंक्शन अज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस दीज डेज बिकॉज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर। एक चीज और ऐड कर लीजिए, लॉयल्टी। आज के जनरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। सर ऐसा क्यों?
इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो भी राजीव तलरेजा जी का आपको शेयर किया था, फिर बता देता हूं। आज की जनरेशन के एम्प्लॉय का मतलब समझते हैं? मतलब हमारी जनरेशन से आगे वाली जनरेशन। इज दैट क्लियर? आपके वो भैया भाभी वाली जनरेशन, घर जाके बोलना देना आज सर ने आपकी असलियत बता दी, यू आर एब्सोल्युटली नॉट लॉयल। अब ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जनरेशन वर्कर्स जो थे, मतलब आपके दादाजी आप बोल सकते हैं, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयर ने दो चीजें बोल भी दी तब भी बातें सुन लेते थे। वाई? दे वर्कड फॉर नीट। पैसे की इतनी शॉर्टेज थी, जरूरत इतनी ज्यादा थी, दो बात सुन भी लेते हैं, नौकरी करने लग जाते हैं। सेकंड जनरेशन एम्प्लॉयज कौन हो गए, वर्कर्स कौन हो गए? हम या आपके पापा मम्मी मान लीजिए, ये सेकंड जनरेशन में है। ये सुनते हैं कुछ दिन तक और उसके बाद ये पलट के जवाब दे देते हैं। क्यों पलट के जवाब देते हैं? सर क्योंकि इनकी गर्दन घूमती है इसलिए पलट के जवाब देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो जनरेशन है जिनकी नीड्स जो है वो पूरी फुलफिल हो चुकी हैं, एंड दे वर्क फॉर व्हाट? कंफर्ट। गॉट इट क्लियर? इनके घर में खाने पीने की कोई समस्या नहीं, राशन भरपूर भरा हुआ है, सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए दे आर इनटू बिजनेस और जॉब। अब आई आप वाली जनरेशन या आपके भैया भाभी वाली जनरेशन, कौन सी? थर्ड। तो इनकी फर्स्ट जनरेशन दादाजी ने नीड्स पूरी कर दी, इनके माता पिताजी ने कंफर्ट्स पूरे कर दिए। ये किस लिए नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? छुट्टी उट्टी बहुत मनाते हैं ये लोग, यहाँ के लोग बेचारा कोई छुट्टी नहीं मनाते थे, संडे को भी ऑफिस जाया करते थे। तो ये लोग क्यों लग्जरी के लिए जॉब कर रहे हैं? आपकी घरवाली मेड होगी, मम्मी ने दो बात बोल नहीं दी, कल से भाभी जी हम नहीं आएंगे। अब मम्मी की हालत खराब, इसलिए मम्मी की हिम्मत नहीं कि कोई उसको बोल दे कुछ। देसी घी का पराठा पहले उसको मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि वो भाग गई, बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा? समझ में आ गया? पता लगा आपको झाड़ू लगाने को दे दिया गुस्से में, छोटे भाई घर वालों मार दिए झाड़ू। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये थर्ड जनरेशन है। ये नालायक काम भी नहीं करना चाहते और इनको जॉब की कोई चिंता नहीं है। चाहे आप इनको 1,000 रुपए महीने के लिए रख लीजिए घर में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए, चाहे आप इनको 1 करोड़ रुपए दे दीजिए और किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ बना दीजिए, जहां इनको 5-10% सैलरी ज्यादा मिली, ये एकदम गिरगिट की तरह रंग पलट लेते हैं अपना। तो दे आर हाईली डिसलॉयल। वाई डिसलॉयल? बिकॉज दे हैव नो इश्यूज इन गेटिंग देयर नीड्स एंड कंफर्ट्स फुलफिल्ड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। तो अब ये मत सोचिएगा लैक ऑफ एजुकेशन है वगैरह वगैरह वगैरह, सिस्टम ऐसा है। समझ में आ गया? तो आज का एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर की एक छोटी सी भी बात नहीं सुनेगा। क्यों? उसको पता है मेरी नौकरी चली भी जाएगी तो मेरे को खाने पीने राशन दाल चावल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपके दादाजी ने कभी ऐसा सोचा? नो, उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि उनको पता था कि जॉब गया, बिजनेस गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। सर माइक्रोवेव जला लेंगे, ऐसी क्या बात है, चूल्हा नहीं जल रहा तो? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये लॉयल्टी एक सबसे बड़ी चीज है। थोड़ी सी भी सैलरी को ज्यादा देता है तो हम नौकरी छोड़ के या बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, कंप्लीटली डिसलॉयल। खैर बुरा बहुत लग रहा होगा सुन के, बट सच्चाई यही है आज की। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए पुलिस वालों को बुलाते हैं, क्या करते हैं, एसएचओ साहब को बुला दीजिए, ओके, विद सीएम। तो एसएचओ और सीएम दोनों आए हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? भाई कॉम्पिटेंट पर्सोनल, जो जिस काम के लिए बेस्ट है आप उसको हायर कर सकते हैं। एंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस, जो इंसान जिस लायक होगा अगर आप उसको उस पर्टिकुलर जगह पे पुट कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस हायर होगा, वरना एकदम बकवास परफॉर्मेंस होगा। समझ में आ गया? कंटिन्यूस मैंने आपको पहले बता दिया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सपोज देयर इज अ न्यू स्कूल और वहां पे एक एमएससी फिजिक्स किया हुआ स्टूडेंट, मतलब अब पास हो चुका है तो स्टूडेंट नहीं है, टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करता है। उस स्कूल में क्लास 10 तो है, बट वहां पे हम ऑलरेडी किसी को हायर कर चुके हैं, इसको बोल दिया कि तुम क्लास 6 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओगे। क्या एमएससी फिजिक्स वाला पर्सन क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाकर, मैस्लो की थ्योरी आपको याद होगी, अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो कहेगा इनका तो लॉलीपॉप सिलेबस है, फन फैक्ट्स पढ़ाने होते हैं इनको। बट अगर इसी पर्सन को हम बोलेंगे टीच 11th एंड 12th क्लास और 9th एंड 10th क्लास, तो पढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग एंटरटेनिंग भी होगा और ये अपनी एजुकेशन को जस्टिफाई कर पा रहा होगा। तो ये 2-3-4 महीने, साल 2 साल 3 साल जॉब कर लेगा, बट उसके बाद जैसे इसको कहीं हायर पोजीशन पे जॉब मिलेगा, क्या होगा? चिड़िया की तरह फुर्री काट लेगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई बात? पक्का? तो जो स्कूल में 10वीं का टीचर है बीएससी वाला, उसको लाओ क्लास 6 में और इसको ले जाओ क्लास 9th 10th में। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया भाई? इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, ट्रेनिंग हो रही है आपकी, आप प्रमोट किए जा रहे हैं, टाइम टू टाइम आपकी सैलरी बढ़ रही है, बेटर चैलेंजिंग पोजीशंस पे आपको काम दिया जा रहा है, तो यू विल बी फीलिंग सेटिस्फाइड। बट अगर आपको लगता है कि भाई आपसे जूनियर जो था वो आपके आगे चला गया,
क्योंकि उसकी जान पहचान थी एम्प्लॉयर से, आपकी नहीं थी, कि आप काफी दिन वहां जॉब कंटिन्यू करेंगे? नो। तो आपने किरण बेदी जी का नाम सुना है? इंडिया की पहली लेडी आईपीएस ऑफिसर थी। उनके साथ प्रमोशन में कुछ ऐसा ही हुआ था। दैट्स व्हाई वो अन्ना हजारे जी के साथ धरना प्रदर्शन पे बैठ गई। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये बताने की जरूरत नहीं व्हाट इज एचआरएम, चिल्ड्रन समझ में आ गया? चलिए। सो यहाँ पे काफी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, पीटीएम तो अटेंड करते होंगे, एंड इट इज वेरी हार्ड टू अटेंड पीटीएम। और अगर दो टीचर से मिलना पड़ गया तो और हार्ड हो गया। रिक्रूटमेंट, एनालाइजिंग द जॉब, क्या भाई काम आपसे हम करवाएंगे। डेवलपिंग कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन। तो ये काम कंपनी के लिए कौन करेगा भाई? कंपनी ने जिनको जॉब दिया हुआ है एज लायर, एज लॉयर। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एजुकेशन इंडस्ट्री का। मान लीजिए कि देयर इज अ स्टूडेंट जिसने लेटेस्ट से बीटेक कर लिया है, और उसको कोई कंपनी कह रही है कि तुमको 5 लाख रुपए का जॉब देंगे। इन हैंड तनख्वाह कट कटा के इसको तनख्वाह कितनी मिलेगी? 4 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो जो इंडिया के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है लाइक एल एन, आकाश एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो पर्सन है वो अलग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो पर्सन है वो अलग होगा, टेस्ट पेपर डिजाइन करने वाला जो पर्सन है वो अलग होगा। दे ऑल आर बीटेक। इनको पता है, इन्होंने आईटी का पेपर जरूर दिया होगा, कैसे वहां पे टेस्टिंग होती है, किस तरह से बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए तो कम टाइम पे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो अगर आप कल को बहुत पढ़ लिख जाते हैं और किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को एज अ टीचर ज्वाइन करते हैं, यू माइट नॉट बी कॉल्ड फॉर टीचिंग इमीडिएटली, इंस्टेंटली, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। तो भाई आपको कहेंगे साल 2 साल क्या काम करो? प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचिंग के लिए तो भाई आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होनी चाहिए, प्लस पढ़ाने की स्किल होनी चाहिए आपके पास। इज इट नेसेसरी कि एवरी इंटेलिजेंट पर्सन कैन बिकम अ गुड टीचर? ये जरूरी नहीं है। तो टीचिंग इज एन आर्ट बेसिकली। हर इंसान जो मान लीजिए घर में किचन में खाना बना रहा है, क्या जरूरी खाने का टेस्ट अच्छा हो? नो। तो पैशन होना एक अलग चीज है। इज दैट क्लियर? आपने सिंगिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए, क्या जरूरी शाहरुख खान बन जाए? क्या जरूरी सोनू निगम बन जाए? वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत अच्छी है आपके अंदर, नो डाउट, बट आप वो कैपेबिलिटी नहीं ला पाते हैं, बच्चे को साइकोलॉजिकली समझ नहीं पाते हैं। यू मे नॉट फिट टू बी अ गुड टीचर, बट यू आर अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, और यू आर अ वेरी गुड टेस्ट पेपर मेकर, यू कैन से। तो आपको ये आकाश, एलन वगैरह वगैरह बोलेंगे, भाई देखो टीचिंग के लिए भी तुम फिट हो नहीं, या तो तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग डेस्क पे बैठ जाओ, हम तुम्हें 8 लाख रुपए साल देंगे। अब 2 साल प्रॉब्लम सॉल्विंग डेस्क पे भीड़ बढ़ने लग गई, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप समझ गए कि वो कौन सी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो आप ये भी समझ गए कि कल को जब मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चों को इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाया जाए कि यहां पे प्रॉब्लम आए ना। तो जब वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स कोऑर्डिनेटर्स ने देखा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग डेस्क पे भीड़ सबसे ज्यादा लग रही है, वो आपको कुछ नॉर्मल बैचेस में जहां बच्चों का इंटेलेक्ट कम होता है। अब सर ये कैसे डिसाइड होता है? दे टेक एन एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली। एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर आता है, उसके हिसाब से वो बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं। तो आपको ऐसे बैच में भेज दिया जहां पे एंट्रेंस टेस्ट में बच्चों का एप्टीट्यूड लेवल थोड़ा लो था, और अभी आप भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप वहां पढ़ा रहे हैं। दूसरे बैच के बच्चे वहां क्लास करना चाह रहे हैं, आपकी ख्याति, आपकी जो क्या कहते हैं वो रेपुटेशन है वो बढ़ गई, आपको बड़े बैचेस में देने लग गए क्लास। 5-7 ईयर्स आपने पढ़ाया, तो भाई आपको स्टार बैच मिल गया जिसमें सारे टॉपर्स ही भरे हुए हैं। तो दैट डे यू विल बिकम अ गुड टीचर। समझ में आई बात कि नहीं आई बात भाई? समझ में आ गया सबको? तो इस तरह से हम कौन सा प्रोसेस अपना इफेक्टिवली कर पा रहे हैं? स्टाफिंग। समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम है सर्चिंग फॉर क्वालिफाइड पर्सन। तो इसीलिए जब टीचिंग जॉब्स होते हैं या कोई भी पर्टिकुलर जॉब, मान लीजिए इन्फोसिस प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए लोग चाहता है, तो वो चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं बीटेक करके, वो ऐसे कॉलेजेस से आए जिन्होंने कोडिंग के एप्लीकेशंस कभी बनाए हो, या जिन्होंने कोडिंग लैंग्वेज कभी सीखी हो। सिंपल C++ करके नॉर्मल से इंस्टीट्यूट से चले आए, उसको तो वो हायर करेंगे ही नहीं। एनालाइजिंग द जॉब, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात है, संडे को एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आया था फॉर स्कूल हायरिंग। आप अगर यूपी के रहने वाले हैं तो आपने वाराणसी शहर का नाम सुना होगा, और वाराणसी में बड़ा फेमस स्कूल है सनबीम। उनको कंटेंट डेवलपर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। अब आपको ऐसा सुन के लग रहा होगा सर स्कूल है कि स्टूडियो है? इट्स अ स्कूल, बट पढ़ाने के लिए वो सॉफ्टवेयर पे पैसा खर्च नहीं करते हैं, वो अपना सॉफ्टवेयर खुद बनवाते हैं। अगर बच्चे को हार्ट का फंक्शनिंग पढ़ाना है
तो वो अपने कंटेंट डेवलपर से कहेंगे कुछ यूट्यूब से छापो, कुछ इधर से देखो, कुछ इधर देखो, और खुद तुम इसको बनाओ, ताकि हमारी लाइसेंस फीस बच जाए। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो उस टॉपिक का वीडियो बना के हमारी स्कूल की वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पे डाल दो, ताकि हमारे स्कूल की रेपुटेशन बढ़ जाए। जब हम क्लस्टर जैसा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रोग्राम कराएं, तो उससे हमारे स्कूल की इंपॉर्टेंस बढ़े, दूर दूर तक हम फेमस हो, इसके लिए हमको वीडियो शूट करने वाला बढ़िया पर्सन चाहिए। हमको इंटरनेशनल लेवल का कोच चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सो कॉल्ड बास्केटबॉल में या क्रिकेट में, किसी भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें। तो अगेन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एनालाइजिंग द जॉब पोजीशन और किस तरह का उनको टीचर चाहिए। अब जो स्कूल भाई इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके पास उतना फाइनेंस ही नहीं है, वो भी ये काम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो एक महीने के लिए कोच कहीं से हायर कर लेंगे। बट जिनके पास बहुत बड़ी टीम है, वो कहेंगे कोच हायर करना महंगा है, साल भर के लिए उसको एम्प्लॉय कर लो। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल। देर आफ्टर कितनी सैलरी किसको दी जाए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब लगे या पंजाब नेशनल बैंक में लगे, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रूल्स हैं सैलरी के वही मिलेगा। बट अगर आपको एचडीएफसी बैंक में जॉब मिलता है, और आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, पहले फाइनेंस था आपका, मतलब आप बहुत अच्छी जगह बिजनेस करते थे म्यूचुअल फंड वगैरह का, अब आप जॉब चाह रहे हैं ताकि आपका लाइफ थोड़ा सेटल हो जाए, एचडीएफसी बैंक कहेगा कि भाई आपको म्यूचुअल फंड की स्टॉक्स की बहुत नॉलेज है, आप हमारे यहाँ फाइनेंस हेड बन जाइए, आप नए नए तरीके के म्यूचुअल फंड प्लान्स लेके आइए, तो हमें एक नए तरीके का बिजनेस भी मार्केट से मिल जाएगा। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो काफी बैंक है जैसे पीएनबी, देन एसबीआई, ये लोग इंश्योरेंस कंपनी से टाइप करते हैं कि जिनके अकाउंट्स हमारे यहाँ हैं उन्हीं को इंश्योरेंस बेच लो, तो बैंक को कमीशन थोड़ी सी मिलती है बस। बट एचडीएफसी कह रहा है हमारा बैंक भी है, हमारा म्यूचुअल फंड भी है, हमारा इंश्योरेंस भी है, तो तीनों चीजें अगर हम एक कस्टमर को बेचेंगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। दैट्स वाई दे कैरी आउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव। तो एक प्रॉपर जॉब में आपकी बेसिक सैलरी का 15% ही मान लीजिए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, बट इन बिग कॉर्पोरेट्स दे मे पे यू लेट अस से 30% ऑफ द सैलरी, 40% ऑफ द सैलरी, जैसा गाल वैसा तमाचा। तो वो रूल्स ऑफ वेजेस जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं यहां तक नहीं टिके रहते, ये इससे भी कहीं ज्यादा पे करते हैं आपको। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को हायर कर लिया, हमें पता है बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बट अंग्रेजी थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या वो दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली या साउथ इंडिया में किसी ब्रांच में पढ़ाने के लिए फिट है? नो, ऐसी भाषा बोल देगा यल यम यन जड उजड, सारे बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। बट इससे अच्छी मैथ्स और फिजिक्स कोई टीचर पढ़ा ही नहीं सकता, बट इनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर मैं सेंट जोसेफ में पढ़ता था, हमें एक मैथ्स की टीचर पढ़ाती थी, अभी भी वहां पे नाम नहीं बताऊंगा, अब पढ़ाती थी से आधे बच्चे तो जान जाएंगे, वॉट इट जो स्कूल से एक्वेंटेड है। तो शी केम फ्रॉम साउथ इंडिया। अब पहला तो 6 महीना लग गया उनका एक्सेंट समझने में, ओनली को वनली वनली बोलती थी, समझ में नहीं आ रहा है, फिर समझ में आ गया। एक बार एक टीचर थे फिजिक्स के, कुछ पढ़ा रहे थे, आई एंड माय फ्रेंड सेट अप फ्रॉम द सीट फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन। पीछे बैठे थे, आगे एक लड़के ने पूछा क्या करने जा रहे हो, मैंने कहा सर सिखा रहे हैं येलो लाइट। अब ये विबग्योर में येलो लाइट तो कुछ होता ही नहीं है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू पढ़ा था, येलो क्या होता है? कह रहे बहुत मार मारेंगे, जाके बैठ जाओ चुप्पे जाओ, येलो लाइट है, उनका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा वो बता दी, नहीं तो हमको येल्लो से लालो बना देते, पूरा गाल लाल कर देते पीट पीट के। तो अगेन अब एक्सपीरियंस पुराना टीचर है तो स्कूल स्कूल कुछ नहीं बोलेगा, नया है तो स्कूल क्या बोलेगा, भैया पहले अपनी भाषा ठीक कर लो, नहीं तो हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। अब स्कूल सोच रहा है अगर भाषा ठीक करके कहीं भाग गया तो हमें अच्छा टीचर मिलेगा नहीं, उसको नौकरी दे दो। इज दैट क्लियर? साल भर 2 साल उससे क्वेश्चन पेपर बनवाएंगे, कॉपी चेक करवा लेंगे। इज दैट क्लियर? और उसकी ट्रेनिंग कराते रहेंगे, द डे इंग्लिश एक्सेंट गेट्स इंप्रूव, क्लास में उसको फुटबॉल की तरह भेज देंगे, जाओ ना चाहो बच्चों को। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग। तो जो एम्प्लॉयर ये सोचता है कि मेरे को एकदम बना बनाया बढ़िया एम्प्लॉय मिल जाए लीस्ट वेजेस पे और मेरा ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा, आपका एकदम गलत सोचना है। वो एम्प्लॉय आपको कल को छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ डेवलप था, आपने उसके डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया ही नहीं। तो वैसे डिसलॉयल था, पैदावार ही उसकी वैसी थी, और डिसलॉयल हो गया ये। पीपल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वर्कर्स कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हुआ है, काइंडली इंक्रीज आर वेजेस। तनख्वाह तो नहीं बढ़ाएंगे, जाओ जो करते बनता है कर लो। अब वो लोग धरना प्रदर्शन करने लग गए, स्ट्राइक पे चले गए, फैक्ट्री बंद कर दी, क्या आप बिजनेस चला पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो लेबर के साथ अगर आपके कॉर्डियल रिलेशन नहीं होंगे तो कार्डिक एक्टिविटी हो जाएगी, कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा, मर जाएंगे। तो कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके और वर्कर्स के रिलेशन थोड़े से भी डैमेज हो। आपके घर में हाउस हेल्प मेड आती होंगी बर्तन मांजने झाड़ू पोछे के लिए, किसी की घर में हैसियत है उससे ऊंची आवाज में बात कर ले,
नो। मम्मी से 5,000 एडवांस मांग रही है, उसको आईफोन खरीदना है, 10 घर में और 5-5 हजार ले चुकी है। मम्मी कहेंगे आईफोन तो 70,000 का नहीं भाभी, देखे हैं बैंक डिस्काउंट, ऑनलाइन डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस सब मिला के 45,000 मिल रहा है। 9 घर से 5-5 हजार एडवांस ले लिया, मना करेंगी मम्मी? बिल्कुल नहीं। वाई? शी इज मेंटेनिंग गुड कॉर्डियल रिलेशंस। क्योंकि अगर एक दिन मम्मी को बर्तन मांजने पड़ गए, सारा नीलाट खराब हो जाएगा। 1,000-1,200 रुपए गए पानी में। इससे अच्छा 1,000 रुपए काम करने वाली कोई दे दो। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस? चलिए, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस सेम। अगर वर्कर्स की कोई कंप्लेन है, किसी सीनियर ऑफिसर ने जूनियर इंप्लॉय को परेशान किया और वर्कर आपके पास आ गया एट द सीनियर मोस्ट पोजीशन, मारपीट के भगा देंगे? हमसे कोई मतलब नहीं। नो, यू विल लिसन टू द प्रॉब्लम्स। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट फंड बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को, नहीं तो एम्प्लॉय आपके लिए काम नहीं करेगा। मेरे कोलीग हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, वोंट टेल द एग्जैक्ट नेम। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपके कितने क्लासेस होते हैं, ऑल दैट। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई। मेरे आंख में बस आंसू नहीं आए, समझ लीजिए। सवेरे स्कूल जाना है 6:30 पे, और शाम को घर लौटना है 5:45 में। पूरा शरीर का तेल निकल गया। अब इतने लॉन्ग ड्यूटी आवर्स क्यों होते हैं? भाई इतने लॉन्ग ड्यूटी आवर्स इसलिए होते हैं, वो टीचर भी हैं, 28-30 पीरियड क्लास भी है उनकी, प्लस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देखना है, एग्जामिनेशन भी संभालना है। तो काम इतना ढेर सारा है कि अगर 3 बजे स्कूल छूट भी गया, 1.5-2 घंटा अपने काम में लग जाता है। तो मैंने, भैया आप लोग सर्वाइव कैसे करते हैं? सर सैलरी इज द ओनली थिंग दैट मेक्स अस टू सर्वाइव दिस। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप कितने साल हो गए काम करते हुए? कह रहे हैं अराउंड 16 ईयर्स। मैंने कहा व्हाट इज योर ग्रॉस सैलरी? सर 1,75,000 रुपए। मैंने कहा जॉब हो तो बताना। अब पैसा इतना मिल रहा है, तो इसलिए पूरा ऑफिस वाला काम हिसाब किताब है, तो इसलिए काम भी करने में मन लगा रहता है। अब यहीं पे स्कूल बोले सुबह 8 बजे आना, 4 बजे जाना है, तनख्वाह देंगे 25,000 रुपए, कहकर रहने मैं लेबर की नौकरी कर लूंगा, ईटागार आसान लूंगा, दिन भर का 1,000 तो उसी में मिल जाएगा। खोपड़े में बात गई। तो मैंने कहा अदर बेनिफिट्स? कह रहे इसमें पेंशन वगैरह सब कुछ है, और एक CGHS स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें लाइक आपके फैमिली में मान लीजिए 4 मेंबर हैं, ठीक है, तो 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, वो पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करता है। तो 15,000 रुपए पर मेंबर, तो 4 मेंबर है, 60,000 हो गया। 60,000 का आपको एक लमसम डिपॉजिट देना है। जिंदगी भर उन 4 लोगों को कोई भी समस्या है शरीर में, बच्चे टिल दे गेट मैरिड, और हस्बैंड वाइफ तो जिंदगी भर, CGHS स्कीम में हॉस्पिटल में आपका इलाज एकदम फ्री में होगा। मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ हैं, अभी मतलब गए नहीं है, 3 बार बढ़िया टनाटन सर्जरी हो चुकी है। 2 बार हार्ट की एक बार करवाई थी, और 1-2 बार गले ले कुछ हुई थी। मैंने कहा अंकल आपको बढ़िया 40,000 जमा के 10-12 लाख लपेट चुके हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज CGHS स्कीम, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं सोसाइटी के। और अगर रेलवे एम्प्लॉय हैं, BSNL में है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, तो ये 30-40,000 भी नहीं खर्च करना है, वो भी फ्री है। इज दैट क्लियर? प्लस आपको घर मिला हुआ है रहने के लिए, बंगलो टाइप, तो दीज बेनिफिट्स यू गेट। तो इट इज ओनली वन थिंग, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। मैं तो कहता हूं मोटिवेशन चैप्टर में सब हटा दो, बस ये ऐड कर दो, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। पैसा देते रहोगे, हड्डी देते रहो, वफादारी बनी रहेगी। समझ में आ गया? देन डिफेंडिंग द कंपनी, तो भाई अगर मान लीजिए आपने किसी लॉयर को हायर किया है, क्या आपको जानबूझ के केस हरवा देगा वो? हाँ, तनख्वाह कम देंगे तो वो केस हरवा देगा, एविडेंस ही नहीं प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो ड्यूटीज सबको समझ में आ गई? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में क्या होती हैं? चलिए, तो कल को अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करेंगे तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, वर्कर पे ज्यादा ध्यान देना है। स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, ERSPTP²C। पहला, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई यहां पे 2 बातें इंपॉर्टेंट है। कितने टीचर्स चाहिए स्कूल में, डिपेंड करेगा काम कितना है और उसके लिए कितने लोग फिट बैठेंगे। पता लगा आपने कैलकुलेट किया, डेली स्कूल में 8 पीरियड क्लास चलती है, 6 दिन का स्कूल है, 8 6 48 पीरियड्स, और आपने एक टीचर को 40 पीरियड पढ़ाने को बोल दिया, तो ऑन एन एवरेज एक दिन में लगभग उसका 1 पीरियड और कभी 2 पीरियड फ्री मिलेंगे उसको। और आप उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल टाइम के अंदर ही आपका क्वेश्चन पेपर भी बना दे, कॉपी भी चेक कर दे, सब कुछ कर दे। वो कोई नटराज या ब्रह्मा विष्णु महेश तो है नहीं, 10 हाथ है उसके पास, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको उसको इतना काम देना पड़ेगा ताकि काम के साथ साथ और भी काम हो जाए। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज वर्क लोड एंड वर्क फोर्स चिल्ड्रन? तो वर्क लोड का मतलब होता है काम क्या करेंगे। तो टीचर्स के लिए नंबर ऑफ पीरियड्स, कॉपी के कितने बंडल चेक करने हैं, कौन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी साथ में ले रहा है, कौन म्यूजिक ड्रामा ले रहा है साथ में, दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन?
वर्क लोड। वर्क फोर्स में क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ पर्सन अवेलेबल। तो अगर आपके पास 40 लोगों का स्टाफ है और आपको उनसे काम करवाना है, ये 40 लोग जो हैं दे आर वर्क फोर्स एनालिसिस करेंगे। काम क्या करवाना है? इट इज वर्क लोड। चाट की दुकान आपने देखी होगी, जब दुकान छोटी होती है तो एक ही ठेले वाला टिकिया भी मैनेज कर लेता है, टिक्की, पानी पूरी मैनेज कर लेगा और खस्ता भी मैनेज कर लेगा। अब उसने आइटम्स बढ़ा लिए, दही बड़ा ही बेच रहा है, गुलाब जामुन भी बेच रहा है, चाउमीन और डोसा भी रख लिया है। क्या एक आदमी सारा काम करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो उसको अपना स्टाफ क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और स्टाफ नहीं बढ़ाया क्या करेगा? हो सकता है कि टिकिया में चटनी डालने की बजाय वो पानी डाल दिया, पानी पूरी का, पानी पूरी में पानी डालने की बजाय वो दही डाल दिया, तब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए मलविया जी। ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट। वर्कलोड, काम का बोझ कितना है? तो 48 पीरियड मान लीजिए अगर एक हफ्ते में होते हैं, इज दैट क्लियर? और हमने 40 पीरियड के लिए टीचर को एंगेज कर दिया, तो हम बोलेंगे कि वर्कलोड उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। 5 क्लासेस ले रहा है, 5 सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा है, तो इट इज वर्कलोड उसका 5 बंडल का हो गया। तो आपने देखा होगा नर्सरी केजी प्रेप की छोटी क्लासेस होती हैं, एक ही टीचर मैथ भी पढ़ा रहा है, एक ही टीचर साइंस भी पढ़ा रहा है, बिकॉज पेपर छोटा है। तो वर्क लोड का मतलब काम क्या है। और वर्क फोर्स, लेबर फोर्स इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना हमने, वर्क फोर्स भी तो पढ़ा था आपने वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट में, एचआरडी में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में। तो वर्क फोर्स का मतलब लोग कितने हैं। इज दैट क्लियर? मान लीजिए आपके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, अब 4 लोग चाहिए गेट पे परफ्यूम छिड़कने के लिए, जो लोग लिफाफा ने आंख में परफ्यूम छिड़क देना उनकी। तो ये लोग क्या है भाई? वर्क फोर्स। स्टेज में एक तरफ लड़के की माता जी बैठी रहेंगी, एक तरफ लड़की की माता जी, पापा लोग घूम घूम के लिफाफा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कोई चूक ना जाए। तो ये सब लोग हैं आपके, ये क्या हो गए? वर्क फोर्स। इज दैट क्लियर? कौन क्या काम करेगा? क्यूआर कोड लगवा दो हर जगह, हर खाने के स्टॉल पे क्यूआर, क्यूआर कोड चमकाओ, 101 का रिचार्ज कराओ, 2 प्लेट सब्जी गिरेगी, मशीन मशीन लगवा दो, क्यूआर कोड में पैसा खत्म, फ्यूम्स आएंगे बस सब्जी के और सैलेड फ्री मिलेगा। तो समझ गए वर्कलोड और वर्क फोर्स क्या हुआ? तो वर्क फोर्स नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। आई रिपीट, व्हाट? नंबर। आलतू फालतू तो भर्ती करेंगे नहीं, स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड, फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। तो अभी मैंने स्कूल वाला जो आपको एग्जांपल दिया था, भाई इतने पीजीटी चाहिए, इतने टीजीटी चाहिए, इतने प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल तो एक ही चाहिए खैर, तो इट इज वर्क फोर्स। अब स्कूल छोटा है, मान लीजिए 11th क्लास का सेक्शन बस है, 12th अभी है ही नहीं, क्योंकि पिछले साल स्कूल में 10th क्लास के बच्चे आए। ओके, नया स्कूल है, मान लीजिए 8 ही 10 साल का हुआ है, एक एक करके सेक्शन हम बढ़ा रहे थे। तो 11th क्लास के टीचर के पास हार्डली 15 क्लास होगी दिन भर में, सॉरी मतलब एक हफ्ते में। 12 जब आ जाएगा तो 15 2 30, तो टीचर अभी आधा खाली है। तो व्हाट वी कैन डू? स्कूल जब छोटा होता है तो साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश का क्लास एक साथ चल जाएगा। इज दैट क्लियर? बाकी ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स और अकाउंटेंसी क्लास एक साथ चल सकती है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। स्कूल और बड़ा हो गया, तो अब हमने सोचा भाई फिजिक्स की अलग क्लास चलेगी, अकाउंटेंसी की अलग। अब मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स दोनों सेक्शन में है, साइंस में भी और कॉमर्स में भी है, ह्यूमैनिटीज में भी है, बच्चे कुल मिला के 30 है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि इकोनॉमिक्स का लेक्चर एक साथ ही हो जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? स्कूल बहुत बड़ा हो गया, पिछले 25 साल से क्लास 12 चल रहा है, हर सब्जेक्ट के 4 4 5 5 सेक्शन हो गए, तो क्या फिजिक्स का एक टीचर रहेगा? नो, फिजिक्स से फिर आपको 4 टीचर रखने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी लेवल पे देखिए, बीएससी में फिजिक्स में इतना डाइवर्सिफिकेशन है, वहां पता लगा फिजिक्स में मैकेनिक्स में सिर्फ 12 प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वर्क फोर्स। तो कितना काम है, किस तरीके का काम है, इट इज वर्क लोड। मेरे को 2 सब्जेक्ट का रिवीजन आज आपको कराना है, इट इज वर्क लोड, एंड आई एम द ओनली पर्सन गोइंग टू डू दैट, इट इज वर्क फोर्स। समझ में आ गया? आप नन्ही सी जान, आपको इंग्लिश वाले टीचर ने असाइनमेंट दे दिया, अकाउंटेंसी वाले टीचर ने काम दे दिया, बिजनेस वाले टीचर ने काम दे दिया, इकोनॉमिक्स वाले ने काम दे दिया, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ स्पोर्ट्स करेंगे बस। तो आपका वर्क फोर्स जो है और वर्क लोड जो है, अब इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। अलग अलग काम अलग अलग टीचर ने दिया, करना तो आप ही को है ना। तो वर्क फोर्स आप हैं, और 5 तरीके का काम आपको करना है, इट इज वर्क लोड। समझ में आ गया डिफरेंस? तो टाइप ऑफ वर्क टू बी डन इज वर्क लोड। लोग यहां नहीं आते, लोग यहां आएंगे। और भूले तो इकोनॉमिक्स का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा बस। नहीं समझे बात को? पक्का? मान लीजिए आपके घर में 6 कार्स हैं, ड्राइवर कुल 4 ही हैं, ड्राइवर कुल 4 हैं, मम्मी को भी ड्राइविंग आती है, पापा को भी ड्राइविंग आती है। तो यहाँ वर्क फोर्स में हमारे 6 लोग आ गए जो कार चलानी जानते हैं, और वर्कलोड क्या है? सिर्फ एक है, टू ड्राइव अ कार। सैफ अली खान जी के बारे में आप सुन रहे होंगे, उनके बच्चे पढ़ते थे मेरे से, फीस नहीं दी, मैंने श्राप दे दिया, समझ में आ गया, और घुस गया आदमी उनके घर में।
अब हो सकता है करीना कपूर से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, बेलन ने खींच के मार दी होगी। घर में 10-10 गाड़ी खड़ी, किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। अब जो भी है भगवान जाने। तो वर्कलोड क्या था? सैफ भाई को अस्पताल लेके जाना था। वर्क फोर्स क्या था? यही जो मैंने बनाया गोला जीरो, छोटे बच्चों के साथ में गार्जियन समझ के। इज दैट अंडरस्टूड? तो वर्कलोड और वर्क फोर्स में हमारे मालविया जी को कोई समस्या थी, अब मैं उनकी समस्या का समाधान करूंगा। हाँ पूछिए मालविया जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ आगे पढ़िए आगे पढ़िए आगे पढ़िए। टाइप टू परफॉर्म, तो एनालिसिस का मतलब टू परफॉर्म से है। हाँ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का मतलब क्या हुआ? जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन, ह्यूमन बीइंग तो इसी के अंदर आ गया ना। टीचर स्कूल का वर्क फोर्स है, मैनेजर बैंक का वर्क फोर्स है। मैनेजर को काम क्या क्या करना है? पेमेंट ऑथराइज करना है, डिमांड ड्राफ्ट पे साइन करना है, एटीएम कार्ड को पंच करना है। ये क्या है? वर्क लोड है। समझ में आ गया? ट्रक ड्राइवर किस में आएगा? वर्कलोड में कि वर्क फोर्स में? वर्क फोर्स में है। काम क्या करेगा वो? ट्रक चलाने का। इज दैट क्लियर? छोटी गाड़ी है, छोटा हाथी, टाटा एप, अप्पे जिसको लोग बोलते हैं देहाती लोग, वो एप है, अप्पे नहीं होता है। अप्पे तो वो होता है जो अप्पे स्टैंड में रख के बनाते खाते। टाटा अप्पे से आएगा सामान, इट्स एप। एप वो बंदर अंदर नहीं होते थे बड़े से। तो भाई एक ही ड्राइवर, वही ड्राइवर का काम करेगा, वही अनलोडर का काम कर देगा। बट बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है सोने चक्के का, तो दो ड्राइवर चाहिए, तीन खलासी चाहिए। तो ये दो ड्राइवर तीन खलासी क्या हो गए? खलासी मतलब क्लीनर या इंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हैं। ये पांच लोग वर्क फोर्स में है। ट्रक साफ करने का काम, ट्रक को ड्राइव करने का काम, एक्सीडेंट कराने का काम किसका होगा? ड्राइवर का होगा ना। तो वर्क फोर्स में आ गए। काम, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया बाबूजी, वर्कलोड। अब उसका वर्कलोड कम हो गया। समझे बात को? तो जब सारे के सारे टोल प्लाजाज खत्म हो जाएंगे और नेविगेशन सिस्टम के थ्रू टोल डिडक्ट होगा, क्या टोल प्लाजा में लोगों की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? वर्कफोर्स को कम कर रही है। क्यों ऐसा कम कर रही है? जाहिल टाइप के लोग हैं, जाहिल टाइप के लोग, हम टोल नहीं देंगे। 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने का पैसा है, 40 रुपए के टोल में हालत खराब होती है। क्यों? ईगो दिखाना है, हमारी जान में टोल नहीं देंगे। वारे गवार, मैं भी एक बार ऐसी हरकत कर चुका हूँ। सब लोग जा रहे थे, मैं सोचा मैं भी निकल लूं, निकल लिया मैं भी। अभी अयोध्या से लौट रहे 2 तारीख को, ईगो बात है कि 40 हम तो नहीं देंगे, जब आगे वाली गाड़ी मिलेगी हम भी नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट कह रही है लड़ाई झगड़ा होता है, चोट आती है लोगों को, तो खत्म कर दो सारे के सारे टोल। इंडिया में 2-4 साल में देखिएगा आप, खत्म हो जाएंगे। योर कार विल बी इक्विप्ड विद एक वो RIFD करके अभी भी लगा होता है, क्या GPS नेविगेशन सिस्टम एक लग जाएगा। जितने किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे अपने आप खटाखट पैसा कटता जाएगा। हमारे अमन भाई सोचा मैं तो रिचार्ज ही ना कराऊंगा कार्ड। आप कार्ड नहीं रिचार्ज कराएंगे, आपके ऊपर प्रेम पत्र चलाएगा सरकार का। जब आप इंश्योरेंस कराने जाएंगे आपकी गाड़ी का, इंश्योरेंस कंपनी जब क्रॉस चेक करेगी एम परिवहन पोर्टल पे, पता लगा 2.5 करोड़ की रिकवरी है, भैया इंश्योरेंस ही नहीं करेंगे हम आपका। इज दैट क्लियर? और कहीं पुलिस वाले ने गाड़ी को पकड़ लिया, अब आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, वो गाड़ी आपकी जब्त हो जाएगी। खैर हिंदुस्तान है, मैं US की बात कर रहा था अभी तक। तो 500 देंगे पुलिस वाले, कहने गाड़ी मिली ही नहीं। पुलिस वाला कहेगा ठीक है हम बोल देंगे। ओके चलिए। रिक्रूटमेंट, आपने अगर वो मूवी देखी हो स्पेशल 26, कैसे अक्षय कुमार न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है, 26 लोग इकट्ठे करता है और वो फर्जी रेट वगैरह डालते हैं, वो लोग देखा कभी आपने? नहीं देखा? चलिए देख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी कितनी मिलेगी? 40,000 से लेकर 60,000 तक। इज दैट क्लियर? और फिर नीचे एक लाइन लिखी होगी, सैलरी इज नॉट अ बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया आपसे पूछा जाएगा और माना जाएगा कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आशीर्वाद लेके आए ब्रह्मा विष्णु महेश जी का एक साथ। और जब सैलरी की बात आएगी, अस्सी यू अनएक्सपीरियंस, तो पहले साल आपको 25,000 देंगे, अगले साल फिर बढ़ा के कर देंगे। वो अगले साल भी नहीं बढ़ाएंगे, एक बार आप फंस गए अब आप जा ही नहीं पाएंगे। तो पहले दिन ही बोल दीजिए, भैया 60,000 से भी ऊपर कुछ देते हो तो बताओ, नहीं तो मैं चला। समझ में आ गया? वही ले दही दे दही, आपकी गरज ज्यादा होगी तो आप रुक जाएंगे। इतना कुछ का एडवर्टाइजमेंट है, इतना भयंकर होता है, आपको लगता है वाह बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, यहां काम कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज देयर इज नो रिजेक्शन। रिजेक्शन कब होगा? जब आप सेलेक्ट नहीं हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए रिक्रूटमेंट में या सिलेक्शन में नेगेटिविटी कहां पे आ सकती है? अच्छा लिखा था इसलिए, यहां पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं बट यहां पे रिजेक्ट नहीं हो सकते। मत बोलिएगा सर क्योंकि आर है ना तो रिजेक्ट नहीं हो सकते सर। ओके चलिए भाई, चलो आगे। भाई कहां से लोग आएंगे?
उनकी वैलिडिटी, मतलब वो ठीक से काम करने लायक है कि नहीं हमारे यहाँ। अब जनरली जब स्कूल्स की बात होती है तो सीनियर सेक्शंस में इट इज अवॉइडेड कि अनमैरिड लेडीज को रखा जाए। क्यों सर, वो लोग उल्लू होती हैं? मेरी औकात ही नहीं है इतना बोलने की, गलत से शब्द निकल गए, मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि इनकी शादी हो जाएगी तो देवियां उड़ जाएंगी, फिर ढूंढो किसी और को। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? मेडिकल प्रोफेशंस में या सीनियर पोजीशंस पे, सीईओ लेवल पे, आजकल काफी जगह मैंने देखा है लेडीज आर प्रेफर्ड। वाई? कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, अरे नारी है छोड़ दो इसको। बट चंदा कोचर जी ऐसी एक नारी थी, समझ में आ गया, कोच दी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इंडिया में। उनका केस मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया। चंदा कोचर जी आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी। एक रूल बना दी थी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का लोन चाहिए, आपको क्रेडिट अप्रेजल कराना पड़ेगा कि आपकी औकात लोन लेके वापस देने की है कि नहीं। और कहां से कराएंगे? एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी से। कौन सी क्रेडिट रेटिंग कंपनी से? जो उनके देवर ही चलाते थे। और लोन के अमाउंट का 2% उनको फीस देनी पड़ती थी। तो अगर आपका 1,000 करोड़ का लोन है तो 1,000 करोड़ का 2% कितना होगा? 20 करोड़। ये आपको फीस देनी पड़ेगी। एक एक चीज का, स्टेशनरी का बिल 3-3 4-4 बार पास होता था। पहले मई में बिल पास हुआ, वही बिल फिर से अक्टूबर में पास हो गया, दिसंबर में फिर वही बिल पास हो गया। पता लगा देवी मैया 3-4 हजार करोड़ का कांड की हुई थी। तो बाद में पकड़ा गया वेणु गोपाल धूत जी को, जो वीडियोकॉन के सीईओ थे। दोनों मिलकर सेटिंग किए थे सब। शत शत नमन है ऐसी औरत को। मिल जाए मैं तो पैर छू लूं। माता कुछ सिखा जाओ, कुछ ज्ञान दे जाओ। हम तो वही 150 में ही घूम रहे हैं अभी गोल गोल। तो मैं इन लोग काफी इज्जत करता हूँ, विजय माल्या हो गए, इन सबको फाइनेंस का प्रोफेसर बना दो, इनको आरबीआई गवर्नर बना दो। आप चोर को पुलिस बना दीजिए, सारा क्राइम खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार बेल टाइप की, जेल में बंद कर दो। रे इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप जेल में ले जा रहे हो, खराब कर रहे हो आप उसको ले जाकर। चलिए, समझ में आ गया भाई? तो सिलेक्शन प्रोसेस इज कि जितने लोग नौकरी के लिए आए हैं उसमें से बेस्ट को टेकअप कर लीजिए। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सेज है सिलेक्शन प्रोसेस सर्व्स टू इंपॉर्टेंट पर्पसेस, एंश्योर्स कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं लोग, जो अवेलेबल है उससे अच्छे हो तब तो उनको रखेंगे, एल्स जो है उन्हीं को रख लेंगे। एनहांसेस सेल्फ एस्टीम। सर इसका क्या मतलब होता है? सपोज यू आर सेलेक्टेड, तो आपको क्या लगेगा कि आपके अंदर भी कोई दमखम है, आप पढ़े लिखे हैं। बट अगर आपको सेलेक्ट नहीं किया गया तो आप समझ जाइए कि आप उस जॉब के लायक, या आपका उतना जुगाड़ पानी नहीं था। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो ये पुराने जमाने में होता था गवर्नमेंटल एजेंसीज में। आजकल तो एग्जाम्स होते हैं, सारा सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो अब ये सब बहुत कम चलता है। स्टिल आई हर्ड पीपल सेइंग यूपीएससी, अरे इंटरव्यू में जुगाड़ लग जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर पता लग गया कि आप यूपीएससी के एडवाइजरी बोर्ड में थे, आईएएस का इंटरव्यू ले रहे थे, और आपने किसी ऐसे का इंटरव्यू लिया, चाहे आप 101% इम्पार्शल रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं से दूर दराज के आपके रिश्तेदार निकल गए, तो आपको पहले ही बता देना पड़ेगा कि भाई मैं इस बोर्ड का मेंबर नहीं बनूंगा। नहीं तो बाद में उनकी नौकरी जाए ना जाए, आपकी जरूर चली जाएगी। तो अब ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो नॉट टू वरी एट ऑल। समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गई भाई? देर आफ्टर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है भाई? ऑफर लेटर आपको दे दिया, बट उसके तुरंत बाद आप काम पे थोड़ा चले आएंगे। यू डू नॉट नो द सिस्टम ऑफ वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका एक सेमी ट्रेनिंग अक्वेंटेंस होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में कि काम कैसे किया जाता है। तो सपोज यू आर सेलेक्टेड फॉर आईएएस, तो लबासना का आपने नाम सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग है, ये देहरादून में शायद है जहां तक मेरी जानकारी है। तो वहां पे सारे आईएएस ऑफिसर्स को एक कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है। अब सब तो आईएएस नहीं बन जाएंगे ना भाई। 1076 थे लास्ट ईयर, बिकॉज मैं स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड, तो मेरे को याद है। अब इसमें मान लीजिए 106 लोग आईएएस बने, लेटेस्ट से 200 लोग आईपीएस बन गए, फिर कोई इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में चला गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग है और इनकम टैक्स का काम अलग है। तो एक बेसिक ट्रेनिंग 8-9 महीने की, साल भर की सबको दी जाती है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, आप अपने इमीडिएट सीनियर के ऑर्डर्स को कैसे ओबे करेंगे, अगर आपके पास कोई नेताजी से प्रपोजल रिक्वेस्ट है कैसे आप उसको अवॉइड करेंगे, लड़ा झगड़ा नहीं है। तो दे टीच एवरीथिंग। उसके बाद इफ यू आर गोइंग टू टेक आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो फिर आपकी एक ट्रेनिंग अलग होगी कि भाई इंटरनेशनल डेलीगेट से कैसे बात करनी है, वहां पे प्रोटोकॉल क्या चलेगा, इफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल आपको होम मिनिस्टर से कैसे बात करनी है। बातें सुनाई पड़ी जो मैं बोल रहा हूँ? पक्का? देर आफ्टर इफ यू आर गोइंग फॉर आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट कमिश्नर कल को बनेंगे, तुरंत तो नहीं बन जाते, आप जूनियर पोजीशन रहते हैं।
फिर आप कैसे रेड मारेंगे, कैसे वहां पे डॉक्यूमेंटेशन होना है, ये सब की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, ओरिएंटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। व्हाट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन? और ऐसा उसमें भी चलता है, क्रिमिनल्स वगैरह भी जो काम करते हैं, जैसे आपने सुना होगा बॉर्डर पार अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। एक दो बार मैं गया हूं वहां पे, डिस्ट्रॉय करने के लिए गन नहीं थी, वापस लौट आया, पता लगा वहां गन लेके जाना पड़ता है। तो वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ओरिएंटेशन दिया जाता है उनको भी। चलिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वंस यू आर इनटू जॉब और जॉब इज अबाउट टू स्टार्ट, तो ओरिएंटेशन में और ट्रेनिंग में थोड़ा सा ही फर्क होता है। व्हेन इट इज फर्स्ट टाइम बीइंग डन चिल्ड्रन, इसी को क्या बोलते हैं आप? ओरिएंटेशन। जैसे शादी हुई भैया की, समझना क्या है, बहू आई, मतलब भाभी आई आपकी, मेरी बहू लगी, आपकी भाभी लगी, तो मम्मी क्या बस कमरे में जाके निनी मोड एक्टिवेटेड हो जाएंगी? नो। मम्मी पहले हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना बहू को घर की सारी हरकतों से अक्वेंट कराएंगी। ये मौसा जी हैं, इनके पैर छूने हैं, मौसा जी की छोटी बेटी है, बड़ी अजब गजब टाइप की, इससे दूर ही रहना बहू। समझ में आ गया, इसकी 3 शादियों का डाइवोर्स हो चुका, तुम्हारा ना हो जाए। अभी हमने 50 करोड़ खर्च किया शादी बेटे की। इज दैट क्लियर? फिर दूध वाले का हिसाब किताब कैसे रखना है, बर्तन वाले का हिसाब किताब कैसे रखना है, खोपड़े में बात गई। मम्मी सारी चीजें भाभी को सिखा देंगी। व्हाट मम्मी इज डूइंग? ओरिएंटेशन। समझ में आ गया? तो नौकरी पेशे में भी जो आपकी स्टार्टिंग की ट्रेनिंग होती है ना बच्चों, उसको आप क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। इज दैट क्लियर? बट व्हेन इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया मान लीजिए, या लेटस से कोई नया सॉफ्टवेयर है आपके ऑफिस में आ गया जिसपे आपको काम करना है। पहले बैंक्स का सारा काम ऑफलाइन और मैनुअल चलता था, जब ये ऑनलाइन हुआ तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम सुना होगा। पिनाकल इज अ सॉफ्टवेयर जिसपे सब काम करते हैं, हर बैंक में आपको लगभग मिलेगा। तो सारे इंप्लॉइज को क्या निकाल दिया गया बैंक से? नो। सबको बीच बीच में भेजा गया, भाई एक हफ्ते ये 4 लोग जाके ट्रेनिंग कराएं, फिर अगले हफ्ते अगले 4 जाएंगे। तो दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अपनी पढ़ाई को अपस्किल करना इज नोन एज व्हाट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अपने जॉब एक्टिविटी को अपस्किल करना इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? सबको ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, सो इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये हुआ, इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रैक्टिकली चिल्ड्रन। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि राफेल प्लेन आया, तो क्या सबको पहले से चलाना आता था मोदी जी के अलावा? उनको सब कुछ आता है। इज दैट क्लियर? बट बाकी पायलट्स को नहीं आता था। तो स्पेशली फ्रांस की जो कंपनी थी दसॉल्ट एंटरप्राइजेज, उनके सिमुलेटर्स पे इनको बैठाया गया। या बोले नहीं नहीं, हमने पापा गाड़ी चला ली थी बिना सिमुलेशन, हम चला लेंगे इसको भी। अरे गाड़ी 10, 15, 20, 25, 50 लाख की है, ये 1200 करोड़ का है, साइड मिरर भी इसका टूट गया तो लाखों रुपए लग जाते हैं। तो पहले आपको सिमुलेटर पे बैठाया जाएगा, वहां ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। हम वहां पटर पटर ना करना, हमारे गेम जोन में हम प्लेन उड़ाए इसी में। इज दैट क्लियर? तो फिर सिमुलेटर बैठाया जाएगा, इट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग, और जो आपने इससे सीखा दैट इज डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अब कुछ लोग ये पूछेंगे सर रफेल की होम डिलीवरी थी कि वहीं से लेके आए थे? नहीं, होम डिलीवरी थी, क्योंकि उनको पता था कि भीड़ भाड़ दिए रास्ते में है तो चूना लग जाएगा। हाँ मालविया जी, आपको भेजना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार भेज देंगे। रफेल में साइड में, रफेल में बहुत तरह का मिरर होता है, नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं उसको। जो अनपढ़ गवार है उनको छोड़ के बाकी समझ सकते हैं मेरी बातें। सो acquire skills and competence for handling higher jobs in future enable the overall growth of employee। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों डिफरेंस है ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में। अगर आप कोई टेक्निकल काम सीख रहे हैं तो दैट विल काउंट टू ट्रेनिंग। कोई एकेडमिक है तो इट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। मतलब मान लीजिए कोई डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, तो 4.5 साल की लगभग पढ़ाई होती है, और उसके बाद आपको 1 साल वो करना पड़ता है, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो एमबीबीएस में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो सॉरी, इट इज नॉट ट्रेनिंग, इट इज डेवलपमेंट। बट इफ यू आर डूइंग अ वर्क ऑफ अ लैब टेक्नीशियन, ये कौन होते हैं? वो जो सुई वगैरह घुसड़ते हैं शरीर में, इंजेक्शन वगैरह सैंपल लेते हैं, लेते हैं। एक बार ब्लड देने का, नर्स सुई ऐसे लगा रही, नहीं मिली, निकाल के ऐसे लगा दी। अरे मैडम गाड़ी पार्क कर रही हो कि सुई लगा रही हो? कि नहीं सर मैं थोड़ी नई हूं, मैंने कहा वाह वाह, हमारे शरीर मिला था एक्सपेरिमेंट करने को। तो लैब टेक्नीशियन को बोला जाता है भाई ये काम ऐसे होगा वगैरह वगैरह। तो ये ट्रेनिंग होती है फिर। तो अगर आप देख रहे हैं कोई बढ़ई आपके घर में काम कर रहा है सीनियर, वो अपने जूनियर को एक दिन ले आया और उसको वो ग्राइंडिंग कटिंग सिखा रहा है, इट इज नॉट डेवलपमेंट, इट इज ट्रेनिंग बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो जहां पे किसी टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, योर अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग। और जहां टेक्निकल नहीं है या टेक्निकल के साथ साथ एकेडमिक है तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेवलपमेंट। वेयर हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक्स आर नीडेड, इट इज डेवलपमेंट। तो जैसे कुछ बच्चे सीए करते हैं, कहते हैं ना हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो एक्चुअली में वो ट्रेनिंग नहीं होती है, उसको एक तो इंटर्नशिप बोलते हैं, एंड द वर्ड इज डेवलपमेंट। याद रहेंगी बातें?
याद रहेंगी बातें? चलिए, आपने काम किया, आपके काम की रेटिंग होगी, A1 रेटिंग है या A2 रेटिंग है या A3 है। इस रेटिंग के हिसाब से योर इंसेंटिव्स आर फिक्स्ड। तो अगर आपकी रेटिंग हायर है, इंसेंटिव वुड बी बेटर। रेटिंग पुअर है, इंसेंटिव विल गो डाउन। एंड अकॉर्डिंगली प्रमोशन विल बी गिवन अगर अच्छा काम कर रहे हैं, डिमोशन विल बी गिवन अगर काम बहुत बेकार कर रहे थे। एंड यू कैन प्लान आउट योर करियर कि हमको कब कब क्या क्या काम करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मर्चेंट नेवी, सुना है? तो ये कोई वो सरकारी नेवी नहीं होती है, जो ये शिप्स होते हैं मालवाहक, जो कार्गो लेके जाते हैं। कार्गो शिप्स पे अगर आपको जॉब मिलता है तो मर्चेंट नेवी के जॉब्स होते हैं। अब इसमें सबसे छोटा काम क्या होता है? सबसे छोटा काम वो स्वीपिंग एंड क्लीनिंग का रहता है इसमें। और हाईएस्ट काम क्या होता है भाई? कैप्टन ऑफ द शिप। अब मान लीजिए किसी की उम्र 23-24 साल है, तो कैप्टन का काम कर सकता है। वो जगह जगह ट्रैवल भी कर सकता है भाई, शरीर भी साथ दे रहा है। बट वंस द एज टर्न्स 40+, अब लग रहा है जितने साल बचे हैं परिवार के साथ रह लें, पता लगा बच्चे ही भूल गए। अच्छा यही हमारे पापा हैं, फोटोज मैच कराओ जरा। इज दैट क्लियर? तो आदमी सोचता है कि भाई 40 ईयर्स एज हो गई, अब ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, तो दे कन्वर्ट देयर जॉब टू ग्राउंड ड्यूटी ऑपरेशन। व्हाट? ग्राउंड ड्यूटी? झाड़ू पोछा? अरे नहीं भैया, शिप्स आ रहे हैं हार्बर पे, पोर्ट पे, उनकी लैंडिंग चेक करना, वो कितने दिन वहां रहेंगे रिपोर्टिंग करना, क्या सामान उतरा, वो सब काम भी तो कोई करेगा। तो दे ट्रांसफर देयर जॉब फ्रॉम दिस मूविंग जॉब इनटू अ स्टेबल जॉब। समझे इस बात को? देन कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब वो मत समझिएगा मुआवजा। इट इज ऑल पे एंड पर्क्स। पर्क्स मतलब पर्क चॉकलेट नहीं, पर्क्सिट्स। तो जितना भी पैसा आपको अपने काम में मिलेगा, इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉम्पनसेशन। समझ में आ गया व्हाट इज द स्टेप्स फॉर स्टाफिंग चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो अगले लेक्चर में हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको मिलेगा पढ़ने को सिलेक्शन प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं, और इसी में फिर इंटरनल एक्सटर्नल बता देंगे और ट्रेनिंग बता देंगे आपको। और इसी के साथ ये चैप्टर अगले लेक्चर में हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त।